मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। महंगाई से जितना आम आदमी परेशान है, उतना ही परेशान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है। आज आरबीआई के गवर्नर ने साफ कर दिया कि फिलहाल महंगाई से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत तक महंगाई 6% से ज्यादा रहेगी। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करने का ऐलान किया है। अब रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गया है। आरबीआई की तरफ से पिछले करीब एक महीने में रेपो रेट में यह दूसरी बार इजाफा किया गया है। इसका सीधा मतलब आपको बता देते हैं, आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोन पर ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन वगैरह की ईएमआई आपको ज्यादा चुकानी होगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि यूरोप में युद्ध से खराब हालात, ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहा प्राइस इन्फ्लेशन इसके लिए जिम्मेदार है। Inflation is now projected at 6.7% in 2022-23. That is the current year. The MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90%. The protracted war in Europe and the accompanying sanctions have kept global commodity markets, global commodity prices elevated, and this is across the board. This is exerting sustained upward pressure on consumer price inflation well beyond the targets in most of the economies. The ongoing war is also turning out to be a dampener for global trade and growth. The faster pace of monetary policy normalization undertaken by systemic advanced economies, that is AEs, is leading to heightened volatility in global financial markets. The real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%. जिस रेपो रेट का जिक्र शक्तिकांत दास कर रहे हैं, उसे भी आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। जिस रेट पर आरबीआई की तरफ से बैंक्स को लोन दिया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंकों को आरबीआई से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा। आरबीआई के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और खाली जेब के साथ अब महंगा कर्ज मिलेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक महंगाई की मार इस देश को झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों का बहुत ही स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है महंगाई, बेरोजगारी और खाली जेब के साथ महंगा कर्ज। कैसे उबारेंगे जनता को इससे? देखिए प्राची जी, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये वो नकारात्मक निठल्ली पार्टी है जिसका काम ही केवल और केवल नकारात्मकता फैलाना है। मत भूलिएगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोविड की महामारी में 195 करोड़ टीके लगा के नागरिकों को सुरक्षित करती है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, ये कहती है कि ये टीके मत लगाओ, इससे आपकी जान को खतरा है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है, और ये आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा प्राची जी, ये आंकड़े हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें महंगाई दर होती है और जीडीपी ग्रोथ होती है। कांग्रेस के समय के आंकड़े देते हुए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखिए और महंगाई, तो महंगाई ज्यादा थी। इसका मतलब जो आम नागरिक है उसके लिए जेब में कम रुपया था। और ये आंकड़े हैं कांग्रेस के, इसके बाद भाजपा के। 2008 में जीडीपी ग्रोथ 3%, इन्फ्लेशन 9%, मतलब ग्रोथ कितनी? -6%। 2009 में 7.8 जीडीपी ग्रोथ, 12.3 इन्फ्लेशन। यह आंकड़ा देखिए प्राची जी, 12.3। ये 3 दशक में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन रहा है वो है। तो ग्रोथ कितनी हुई? -4.45%। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के, और भी साल का आंकड़ा है बट समय कम होता है इसलिए
संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 2017 में ग्रोथ रेट है 6.8% और इन्फ्लेशन है 3.6%। तो हमारी जो ग्रोथ हुई वो पॉजिटिव 3.2%। 2018 में 6.5% ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन है 3.4%, जो कि पॉजिटिव 3.1% की ग्रोथ रेट हुई। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? जहां एक तरफ महंगाई दर कांग्रेस के समय में औसतन 8 से 9% रहती थी और 11% पार कर गई थी, और हमारी 8 साल की सरकार में कोविड की महामारी और यूक्रेन रूस के ये युद्ध को छोड़ दीजिए जिसके यहां पे भी इफेक्ट होते हैं, तो महंगाई दर औसतन रही तो 4 से 4.5% रही। ये फर्क है। ये तो महंगाई पे मैंने अपनी बात करी। आप मुझे समय देंगी तो कुछ और आंकड़े में रखूंगा। मैं आऊंगी गौरव भाटिया आपके पास, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी, सवाल महंगाई को लेकर है तो गौरव भाटिया आंकड़ों के साथ आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार से तो बेहतर स्थिति है, वो भी तब जब कोविड के 2 साल में देश पूरी तरीके से बंद रहा, अर्थव्यवस्था ठप रही। देखिए, कोविड के समय की बात तो ये सच्चाई है कि जो 84% लोगों ने अपनी आमदनी से हाथ धो लिया, 12 करोड़ लोगों के रोजगार उनके हाथ से निकल गए। हम भीषणतम 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नजदीक आ गए। ये विश्व भर की संस्थाओं ने अपना मूल्यांकन किया, मगर इस महामारी की विभीषिका के पहले लगातार 8 क्वार्टर में इनकी जीडीपी की ग्रोथ नीचे जा रही थी। एनएसएसओ ने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई। कांग्रेस से कंपैरिजन करते हैं, अरे 400 रुपए का खाना बनाने की गैस 1000 रुपए के ऊपर कर दी, कांग्रेस पार्टी ने की। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने किया। 65 रुपए का डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने किया। 60 का 200 रुपए दिया, कांग्रेस पार्टी ने किया। 65 रुपए की दाल 200 रुपए पार कर दी, कांग्रेस पार्टी ने की। सरसों का तेल 102 रुपए था, 203 रुपए हो गया। दूध 36 रुपए था, 51 रुपए हो गया। चावल 27 रुपए थे, 48। अरहर की दाल 74 रुपए थी, 139 रुपए हो गई। मूंग की दाल 92 थी, 157 हो गई। चीनी 36 रुपए थी, 51 हो गई। मूंगफली का तेल 158 था, 233 हो गया। सोया तेल 96 था, 214 हो गया। क्यों ये परिस्थितियां निर्मित हुई? ये बात कर रहे थे ना, तो इन्फ्लेशन के डेटा इनको खुद को देखने चाहिए। ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन। अभय जी, चूंकि टेक्निकल खामी यहां पर आई है तो आपके बीच में रोक रही हूं, लेकिन जितनी आपकी बात में समझ पाई हूं उसी को लेकर गौरव भाटिया से सवाल कर लेते हैं, इतने उस खामी को भी दूर कर लेंगे। गौरव जी, तमाम जो रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई की जो मार पड़ रही है, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था, हालांकि आप कांग्रेस कार्यकाल का जिक्र करने लगे थे, लेकिन मेरा तो आपसे सवाल है क्योंकि आप सरकार में हैं, कैसे कम कीजिएगा, कैसे इस भार को कम करेंगे आप जनता के कंधे से? नहीं, देखिए, एक अच्छा अर्थशास्त्री वही होता है जो फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखे, आम जनता को भी राहत मिले, और होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस पे भी नजर बनी रहे, मार्केट में लिक्विडिटी भी रहे प्राची जी, और साथ में आम जनता के लिए महंगाई ना बढ़े। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, मैं उसका उत्तर दे दूं। देखिए, एक बार जब आज बात हो रही है इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, तो आंकड़ों के साथ हम लोग बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, अभी कहा गया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर जो है वो बहुत ज्यादा है, यही बात मैंने सुनी। तो मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी दर जो है कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में कितनी है आपको मालूम है प्राची जी? 22, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश का है, वहां पे जो देश की बेरोजगारी दर है 7.1%, उससे कम 3.1 है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। उत्तराखंड में 2.9, गुजरात में 2.1%। अब झारखंड जो दूसरा राज्य है जहां इनकी सरकार है, वहां बेरोजगारी दर कितनी है? वहां पे है 13.1%। आपको मालूम है, राजस्थान के बेरोजगार जब उनको नौकरी नहीं मिली और मिलना चाहते थे प्रियंका गांधी से, तो वो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे चुनाव के समय में,
और प्रियंका वाड्रा उनसे मिल नहीं रही थी, और यही मुद्दे इन्होंने प्राची जी चुनाव में उठाए। आप बताइए 5 प्रदेशों में 4 में हमारी सरकार बनी, इनकी एक जगह सरकार थी वो चली गई। दूसरी बात आपने जो महंगाई की करी, मैं एक और आंकड़ा दे दूं, पेट्रोल डीजल पे हर बार बात होती है प्राची जी, और ये तथ्यों के साथ मैं रख रहा हूं, मेरी बात को काटे अभय जी अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है, बीच में नहीं बोला प्लीज। प्राची जी आपको मालूम है सबसे महंगा पेट्रोल, सेंटर ने तो एक्साइज ड्यूटी घटाई अभी 9 रुपए के करीब, इन्होंने वैट नहीं घटाया जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं। और सबसे महंगा पेट्रोल कहां है, यह आंकड़ा भी मैं दे दूं, महाराष्ट्र परभनी 114 रुपए का, और गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में 113 रुपए, उत्तर प्रदेश नोएडा में ये 96 रुपए है, और भोपाल में 108 रुपए है। तो आप मुझे ये बताइए करीब करीब 18 रुपए महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र में और राजस्थान में है, ये लोग वैट क्यों नहीं घटाते? अभय दुबे जी अगर देंगे, आम आदमी के लिए लेकिन गौरव भाटिया मेरा तो सवाल यही था कि महंगाई कम कैसे करेंगे, क्योंकि आरबीआई ने अपर लिमिट महंगाई की 6% तय की है, 7.8 पर आ गए हैं हम। मेरा तो सवाल ये था अभय दुबे जी, तब आपके साथ तकनीकी खामी आई थी, आपसे संपर्क हमारा मैं इसका भी उत्तर दे देता हूं अभी आपको, मैं आऊंगी आपके पास। अभय दुबे जी, ये तो सीधे तौर पर आरोप ये लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में जो व्यवस्थाएं थी उससे तो बहुत अच्छी स्थिति में देश को ले आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क टूटा है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, सवाल मेरा यह है कि महंगाई की जो दर है वो बढ़ तो रही है ना, अपर लिमिट आरबीआई ने 6% तय की, लेकिन 7.8 पर हैं हम, चिंता तो बढ़ेगी, लोगों पर भार भी बढ़ेगा। प्राची जी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। पहली बात तो मैंने ये बताया किस तरह से जो सबसे कम महंगाई दर थी पिछले सरकार में, हमारी जो सबसे ज्यादा भी महंगाई दर है, और वो भी जब यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है और कोविड की महामारी का परिस्थिति है, वो भी उससे कम है। लेकिन आपका सवाल जो है उसका उत्तर ये है, आपने देखा किस तरह से आरबीआई ने एक कम समय में 2 बार रेपो रेट जो है वो बढ़ाया है। ये रेपो रेट क्यों बढ़ाया है? ये रेपो रेट इसीलिए बढ़ाया है जिससे कि महंगाई पे सीधा असर पड़े, और ये महंगाई पे जब असर पड़ेगा तो हम देखेंगे महंगाई दर कम होने लगेगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है प्राची जी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी अर्थशास्त्र की जो है नॉलेज है, मैं बता दूं थोड़ा असर लगता है, टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो भी आपको कुछ सप्ताह में, माह में ये असर दिखने लगेगा, लेकिन ये एक रात में बदलाव हो जाए ऐसा नहीं होगा। ये चौकन्नी सरकार है, जो उचित कदम है वो उठाए जा रहे हैं। तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, इस पर बड़ी बहस आप देख रहे हैं। अभय दुबे जी, सीधा आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था ठीक से, आप अपनी बात रख नहीं पाए। आप पर आरोप एक के बाद एक गौरव भाटिया ने लगाए हैं और बता रहे हैं कि आपकी सरकार से बेहतर स्थिति है मौजूदा सरकार में। देखिए, एक उदाहरण किसी का बता दें जहां किसी प्रांत ने टैक्स बढ़ाया। मोदी सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के आम लोगों की जेब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर वसूल लिए। 2017 में ये क्या कहते थे कि साहब हम डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लाए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो भी उस पर आपकी जेब पर फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रैल 2022 में 102 रुपए एवरेज रेट था क्रूड ऑयल का पर बैरल, मई में $109 पर बैरल, जून में $117 पर बैरल, 21-22 में $79, 20-21 में $44 और 2019 में $60 पर बैरल। फिर भी हिंदुस्तान की नागरिकों की जेब पर डाका डाला। ये जयंत वर्मा जी को जानते होंगे, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं, उनका डिसेंट नोट पढ़िए, उनके इंटरव्यू पढ़िए। वो कह रहे हैं कि 8 महीने से मैं चिल्ला रहा हूं कि एक्मोडेटिव स्टैंस मत लीजिए, महामारी की विभीषिका के कारण महंगाई बेतहाशा हो गई है, उसको एड्रेस कीजिए, उसको एड्रेस नहीं किया। और क्या क्या किया है मोदी सरकार ने, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। गौर से सुनिएगा, देश को जानना चाहिए। 30 करोड़ लोगों ने 14 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा किए। वो सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर 10 साल की बेटी कि जब वो 21 साल की हो जाएगी, 21 साल बाद या 18 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी ब्याह के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हम पैसे इकट्ठे करेंगे, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट
इनकी सरकार के समय और हमारी सरकार के समय का अंतर जान लीजिए। सुकन्या में हम लोग 2014 में 9.1% इंटरेस्ट रेट था, उसको कम करके 7.6% कर दिया। किसान विकास पत्र किसान गरीब भाइयों ने जमा किए थे 8.7% से 6.9% घटा दिया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 8.7 से 7.1 कर दिया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8.6 से 6.8 कर दिया। मंथली इनकम जो बुजुर्ग लोग, जो रिटायर्ड लोग से लेकर किसान तक सबकी जेब पर डाका डाला और 19,000 करोड़ रुपए सालाना उनकी जेब से ये लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देख लीजिए इन्फ्लेशन का हाल ही की जो रिपोर्ट है, ऑयल एंड फैट्स पर 20.60% का इजाफा है, क्लॉथिंग पर 9.48% का इजाफा है, का इजाफा है, 6.85%, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी पर 8.27%। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि साहब मैं तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना कर दूंगा कि विदेशों से तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। यह भी इकोनॉमिक अभय दुबे जी इसी पर तो कह रहे हैं गौरव भाटिया जी कि ठीक है महंगाई तो बढ़ रही है, वो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार से बेहतर स्थिति है। 10 साल का जो कार्यकाल था 2004 से 2014 तक कांग्रेस का, उसमें जो मैक्सिमम महंगाई दर थी वो कहां तक गई थी? अच्छा मुझे बताइए क्यों हुआ ये? आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट पढ़िए ना, वो क्या कह रही है कि नोटबंदी के भयावह निर्णय से ये परिस्थितियां बनी कि 60 लाख एमएसएमई परमानेंट रूप से बंद हो गई। ये इकोनॉमिक सर्वे जो 2014 में ऑयल सीड्स और इंडिजीनियस जो ऑयल था हमारा एडिबल ऑयल, उसका प्रोडक्शन जो 2013-14 में हमारा था 32.7 मिलियन टन, वो घटकर 31.5 मिलियन टन हो गया। ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन था, वो घटकर आपका 13.4 से 11 मिलियन टन। तो ऑयल सीड्स से लेकर जो आपका फूड वो आपका एडिबल ऑयल है वो हो गया, आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो प्रधानमंत्री जी कम हो गया। बताइए ना, जब इंडिजिनियस प्रोडक्शन आपने कम कर दिया, किसानों की आमदनी कम कर दी। स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक से वापस आए। तो गौरव भाटिया जी आपसे मेरा सवाल है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, किस कदर हालात खराब हो रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले कितना गिर चुका है ये हम सब जानते हैं। खाद्य के सामान हो, सब्जियां हो, ईंधन हो, सब कितनी रफ्तार से बढ़ रही हैं इनके रेट, ये हम सब जानते हैं। ये कम कैसे होगा, मेरा यही सीधा सा जवाब है। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ उसकी जवाबदेही अभय दुबे जी की है, आप अपनी बताइए। देखिए प्राची जी, मैं जो कांग्रेस ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कुछ आंकड़े रख दूंगा, लेकिन ये सवाल आप पूछ रही हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह से बताया कि रेपो रेट का बढ़ना ये अपने आप में सुनिश्चित करता है कुछ ही सप्ताह और माह में आपको फर्क दिखेगा कि महंगाई पे रोक लगे। दूसरी बात, जो टैक्स कलेक्शन है बड़ी ईमानदारी से, आप भी जानती हैं कि अप्रैल में जीएसटी जो कलेक्ट हुआ वो रिकॉर्ड हुआ 1,62,000 करोड़ और 1,42,000 करोड़ उसके बाद मई में। ये जनता तक वापस कैसे पहुंचे मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए 11वीं एक किश्त किसानों को दी गई जिसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए उनके खाते में गए। 10.5 करोड़ किसान जो है उनका इससे लाभ हुआ। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि जो वस्तुएं बाजार में मिलती हैं उनके दाम ज्यादा ना बढ़े, जिसके लिए आरबीआई ने आज एक फैसला लिया है, इससे पहले भी लिया है। और दूसरी बात, सरकार का पूरा साथ लाभार्थियों के साथ हो, गरीब के साथ हो, वंचित के साथ हो, आम जनता के साथ हो, मिडिल क्लास के साथ हो। लेकिन देखिए प्राची जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं एक आपको तस्वीर दिखाता हूं ग्राफ की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैमरामैन से कहूंगा इस पे जरा फोकस करें और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। 2012 में जो इन्फ्लेशन रेट था ये 8% था जब यूपीए की सरकार थी। 2013 के अंत में ये देखिए कहां पहुंच गया, हरे में 12% पे, 12%। उसके बाद एनडीए की सरकार आई और 8% से गिर के ये 4% और 2017 के अंत में दिखाइए ये 2% हो गया। और पूरे समय कोविड का भी समय आया बट 8% से नीचे रहा यहां पे, और 4 से 6% 2021 में रहा, जो कि कोविड के
महामारी का समय था। अब जाके ये 7.8 के आसपास है, जो 8% से नीचे है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मोदी जी की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि महंगाई दर जो है वो कांग्रेस में जो आम बात होती थी, निकम्मी निठल्ली सरकार जो कोई कार्य नहीं करती थी, केवल भ्रष्टाचार करती थी, उससे कम रहे। दूसरी बात एक आई आम जनता के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की। तो मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार में जनवरी 2014 में 1241 रुपए गैस का एलपीजी सिलेंडर पहुंचा था प्राची जी, तो इनकी मंत्री थी रेणुका चौधरी, उनसे पूछा गया कि गैस का सिलेंडर आम जनता के लिए इतना महंगा हो गया है, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? कहने लगी, क्या बात करते हो, क्या 1200 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं ले सकते हो? और आज ये दाम अप्रैल 2022 में औसतन दाम जो रहे सितंबर 2016 में 466 रुपए थे, अब बढ़ के 949 रुपए हैं। प्राची जी, कहां 949, कहां 1241, और 1241 पे नखरे ऐसे इतना भी महंगा नहीं है। मनमोहन सिंह जी से पूछा गया कि ये महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उन्होंने मालूम है प्राची जी क्या कहा? उन्होंने कहा, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा, पैसा जो है ना ये पेड़ों पे नहीं लगता है, इसके लिए पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाना पड़ता है, लेकिन मोदी जी ने तो आम जनता की सेवा करी है। अब मैं एक आंकड़ा और दे दूं, फिस्कल डेफिसिट हमारी सरकार में रहा है 5.4% और इनकी सरकार यूपीए 2 में 5.6%। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है कि सारी जो वस्तुएं हैं उनकी एक बास्केट बना के उनका दाम क्या रहा है, तो इस पे गौर फरमाइएगा प्राची जी। हमारे समय में 4.6%, इनके समय में 7.4% यूपीए 2। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो आम नागरिक है उसको कितने की ये बास्केट पड़ेगी आम वस्तुओं की, 3.9% हमारे समय में है महंगाई, और इनके समय में 10 ठीक है गौरव भाटिया जी, आप बार-बार कंपेयर करके ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार में जो मैं रख रहा हूं 10 साल के कार्यकाल में सच्चाई है। बिल्कुल, उनके 10 साल के कार्यकाल में हालात और भी खराब थे। अभी आपने कुछ तो सुधार दिए हैं, कुछ सुधरने अभी बाकी हैं, लेकिन सर जनता आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठी है। आपको पूर्ण बहुमत दिया, आप पर विश्वास किया कि अगर पिछली सरकार में महंगाई थी तो ये सरकार हमें महंगाई की मार नहीं झेलने देगी। खैर अभय दुबे जी, मैंने बता दिया आपको, मैंने उत्तर तथ्यों के साथ दिया। बिल्कुल ठीक है, आप पर बार बार आ रहे हैं गौरव भाटिया जी और कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में तो महंगाई दर 11.99% तक पहुंच गया था, इनका तो अभी भी 7.8 है कोरोना की महामारी के बाद भी। प्राची जी, उम्मीद करता हूं जितना गौरव भाटिया को समय दिया उससे आधा दे दीजिएगा, क्योंकि आप इंटरप्ट करके बोलने नहीं देते, आधा क्यों लेंगे, ज्यादा समय प्रोवाइड कर देते। अभय जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए। बात यहाँ से हाँ, ये कह रहे थे कि 6,000 रुपए किसानों को हम दे रहे हैं। आप जानते किसान से पूछिए ना एक बार जाकर, 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी इन्होंने। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कीटनाशक से लेकर खाद से लेकर कृषि यंत्रों पर सब पर जीएसटी इन्होंने लगा दिया। पेट्रोल डीजल के दाम एवरेज 30 रुपए लीटर बढ़ा दिए। उससे हुआ ये कि 2,84,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त किसानों की जेब से निकाल लिए। 15 करोड़ हेक्टेयर में वो खेती करता है। इन्होंने बड़ा जिक्र किया, झूठ तो ऐसा परोसा कि 1,200 रुपए कांग्रेस के समय, अरे साहब 12 सिलेंडर सब्सिडाइज देते थे एक परिवार को एक साल में। उस सब्सिडाइज सिलेंडर का दाम होता था 400 रुपया, क्योंकि 1,40,000 करोड़ रुपए की पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हम सब्सिडी देते थे। अभी पूछे ना पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया उज्ज्वला बहनों ने। उज्ज्वला बहनों का रिकॉर्ड इन्होंने रखा कि 1,57,00,000 उज्ज्वला बहनों ने साल भर में एक सिलेंडर लिया, फिर चूल्हे की ओर उन्होंने रुख कर लिया। उज्ज्वला बहनों ने एक साल में 1,87,000 उज्ज्वला बहनों ने सिर्फ 2 सिलेंडर लिए। ये परिस्थितियां इन लोगों ने निर्मित कर दी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्हीं का मैं बता रहा हूं, इन्फ्लेशन का इंडेक्स देख लीजिए। कभी हुआ ऐसा कि आपके ऑयल एंड फैट्स में 20.60% का इन्फ्लेशन? कल्पना तो कीजिए। और क्यों हुआ ये? क्योंकि 2-3 धन्ना सेठ तेल के बाजार में कूद गए। 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपए एक साल में जो डूबी हुई कंपनियां थी वो खरीदी गई और उसमें मुनाफा इन लोगों ने कमाया। तो खुली छूट इन लोगों को लूट की दी गई। ये बड़ी बात कर रहे थे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। अभी अब
जनवरी से अप्रैल माह की रिपोर्ट पढ़िए। वो क्या कह रही है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था 2016 में 47%, मतलब 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के जो लोग भारत में काम करना चाहते हैं, ये रिपोर्ट बता रही है कि जो 47% था वो 39 पर आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 4,84,00,000 लोगों को इन माह में काम मांगने पर काम नहीं मिला। 15 से 19 वर्ष की आयु वाले 74.84% लोगों को काम नहीं मिला। 20 से 24 साल के 48.42% लोगों को काम नहीं मिला। आम लोगों से पूछ लीजिए, इन्होंने अच्छे दिन का नारा दिया था, कितनी बुरी दुर्गति वाली अवस्था में पहुंचा दिया। महंगाई से मार दिया, रोजगार उन लोगों के छीन लिए। अब कल्पना तो कीजिए कि वो खाने, अब 100 रुपए का ये अनाज देते महीने भर का, कहते हैं कि साहब देखिए ढिंडोरा पीट रहे हैं कि महामारी की विभीषिका में कितना हमने मदद कर दी। अरे 100 रुपए का अनाज एक महीने का कहां पकाएगा वो? 1,000 रुपए के गैस के सिलेंडर पर क्या तेल डालेगा? 200 रुपए का खाने के तेल में पका सकता है क्या वो? कल्पना तो कीजिए। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए। अब आइए आप इनकी अकर्मण्यता पर। अकर्मण्यता की पराकाष्ठा है। वो कमेटी पड़ी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, वो कह रही कि क्यों 2 गुना हुई नहीं हुई, उसके कारण बताए। उन्होंने कहा जितनी बड़ी स्कीम्स हैं उसमें 50% पैसा खर्च किया। 67,000 करोड़ रुपए इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के खर्च ही नहीं किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बता रही। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये भी बता रही कि क्यों तबाह कर दिया हिंदुस्तान के एमएसएमई को। तो वो कहते हैं कि साहब चीन को सारा का सारा काम $97 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया। आत्मनिर्भर भारत का इन्होंने स्वप्न चूर चूर कर दिया हिंदुस्तान के छोटे लोगों का। 97% गौरव भाटिया जो एमएसएमई है उसमें संगठित क्षेत्र से आते हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 48% है और 45% एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन, जानते हैं आप। तो उसको तबाह कर दिया। मैं एक भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बता रहा हूं। आप ये बताइए, एक आखिरी सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए इनसे बताइए, आप पूछिए कि कितनी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ये देश के लोगों को राहत देने के लिए, और किसी एक प्रांत ने आज तक वेट नहीं बढ़ाया। इन 8 सालों में जो आपने लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? ये बार बार कहते हैं कि साहब वो जीएसटी काउंसिल इसका फैसला करती। तो केरला की सरकार ने जब चाहे लॉटरी का मामला आया था तो वोटिंग हुई थी, और वोटिंग जब जीएसटी काउंसिल में होगी तो 3/4 मेजोरिटी आपके पास स्टेट की है। ठीक है, आपकी सारी बातें आ गई और इन बातों का जवाब अब गौरव भाटिया भी देना चाहेंगे, क्योंकि वो सरकार में है। जाहिर सी बात है, जब विपक्ष में थे तो महंगाई को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की सरकार आई थी, विश्वास किया था जनता ने आप पर, लेकिन महंगाई तो कमर तोड़ रही है। दाम देखिए कैसे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मूंग की दाल 110 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई है। मसूर की दाल 90 से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई है। ये आम आदमी की थाली का मैं आपको जायका बता रही हूं कैसे खराब हो रहा है। हाँ प्राची जी, देखिए धन्ना सेठ की बात हुई तो इस देश में धन्ना सेठानी तो केवल एक है, और उन्हीं के समय में जो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा था उसको भ्रष्टाचार में लगाया जाता था। 2G, कोलगेट, CWG। और आपसे मैं एक तथ्य बताता हूं, क्योंकि उत्तर नहीं देगी कांग्रेस पार्टी, और अपनी सरकार की खूबियां मैं बता चुका हूं और भी बताऊंगा। लेकिन आपको मालूम है कोविड महामारी में देश में करीब 5,25,000 दुखद मौतें हुई, जिसमें महाराष्ट्र में 1.5 लाख हुई, उत्तर प्रदेश में 23,523 दुखद मौतें हुई। ये क्या दिखाता है? जनसंख्या में महाराष्ट्र आधा है, लेकिन जो वहां दुखद मौतें हो रही है 5 गुना है। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल के दाम मैंने बताया महाराष्ट्र में, राजस्थान में। मेरे काबिल मित्र ने उत्तर नहीं दिया उस बात का, वो घुमा गए बात को। मैंने बताया पिछले 6 महीने में 2 बार केंद्र सरकार ने अपना एक्साइज ड्यूटी का टैक्स घटाया कि आम जनता को राहत मिले, लेकिन जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पे इन लोगों ने वैट कम नहीं किया। मैं अभी उसके भी आंकड़े दे सकता हूं। बेरोजगारी दर देखिए, काबिले तारीफ क्या होता है। ये इन्वेस्टर समिट हुई, मेरे हाथ में ये न्यूज है।
योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उन्होंने कहा 20 लाख नए रोजगार और नौकरियां मिलेंगी इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे एक भी जगह क्या ऐसा किया इन्होंने कि नौकरियां मिले। प्रधानमंत्री जी ने बताया मुद्रा योजना से 35 करोड़ हमारे जो युवा हैं, महिला हैं, उनको रोजगार के अवसर मिले। ईपीएफओ डेटा 2021 का कहता है 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नौकरियां मिली। उत्तर प्रदेश का दोबारा उदाहरण दे दूं, पिछले 5 सालों में हमने करीब 5 लाख सरकारी नौकरी दी और 10 साल में सपा और बसपा की सरकार रही, केवल 2 लाख सरकारी नौकरी मिली। अब दूसरी बात किसानों की करता हूं प्राची जी। किसानों में एमएसपी 1.5 गुना हो, यह स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट दी थी। 8 साल ठंडे बस्ते में रही क्योंकि ये लोग धन्ना सेठों के साथ थे। वो लागू किसने किया? मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, इसके तहत 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 80 लाख करोड़ रुपया हमने दिया। 1,80,000 करोड़ रुपया दिया आपने। इन्होंने कितना दिया बता दे? 10 साल शासन में रहे, कितना रुपया किसानों को दिया? तीसरी बात जो सबसे अहम है, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज देना 2 साल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखे पेट ना सोए। क्या ये इस पर भी सवाल उठा रहे हैं अभय दुबे जी? जिस राशन के आप जिक्र करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, इस पर भी सवालों की बौछार कर दी है अभय दुबे जी ने। तो वो सवाल कर रहे हैं कि कितना आपने राशन दिया, जो जरूरत है उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित हो रहा है आपकी जो तमाम योजना है। बहरहाल गौरव भाटिया जी, सवाल आपकी सरकार से ही पूछे जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, उनका कार्यकाल चला गया है। अभय दुबे जी, हर सेगमेंट में आंकड़े दूंगा, लेकिन प्रदेश सरकारों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पहले केंद्र की बनती है सर। पहले केंद्र की बनती है। पूछेंगे नहीं? मैं बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन पहले केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। अभय दुबे जी, आपको एक जानकारी और दे दूं। नहीं सर, आ गई बात, आ गई। अभय दुबे जी काउंटर करना चाह रहे हैं आपकी बात को। 30 सेकंड। देखिए, ये इनसे एक बार पूछिए तो सही, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गुजरात प्रांत ने क्यों बंद कर दी साहब? गुजरात प्रांत ने बंद कर दी कि नहीं? प्रधानमंत्री कहते थे विश्व की सबसे अच्छी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रदेश सरकार की योजना नहीं है, राज्य सरकारें बंद कर रही है। और प्राची जी, 6 राज्यों ने ताला लगा दिया। और आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि प्रीमियम का रेट निजी कंपनियों का इतना अधिक जा रहा है कि राज्य सरकारें अफोर्ड नहीं कर सकती और बंद कर दी, क्योंकि 34,000 करोड़ रुपए का डाला निजी कंपनियों ने डाला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। अब आइए, ये क्या कह रहे थे? अरे सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 का शपथ पत्र भूल गए कि अगर लागत का 50% ऊपर दे दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। और एनएसएसओ की रिपोर्ट पढ़िएगा। एनएसएसओ ने कहा है कि बमुश्किल गेहूं और धान की खरीदी हो रही है समर्थन मूल्य पर, बाकी फसलें 6% से अधिक खरीदी ही नहीं जाती। इसलिए तो किसान कह रहा है कि कानून बना दीजिए किसानों के समर्थन मूल्य की खरीदी का। आप एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए। जमीन हड़पने के जो सारे लोगों ने, सारे राजनीतिक दलों ने सहमति के साथ किसानों के लिए बनाया था। अब आप बात कर रहे हैं, मैंने तो आपसे पूछा कि किसी एक प्रांत का उदाहरण दे दीजिए जिसने वेट टैक्स बढ़ाया हो। आपने बढ़ाया। आज भी आप, हमारे समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी, आपने 19 रुपए 90 पैसे कर रखी है। अब भी 3 रुपए 56 पैसे डीजल पर थी, 15 रुपए 80 पैसे कर रखी, बजाय जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $20 तक पहुंच गए। तब भी आप नागरिकों की जेब पर डाका डालते रहे। चुनाव आते हैं तो आप एक्साइज ड्यूटी पर रोक लगा देते हैं। कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर क्या किया कांग्रेस सरकार ने? पेट्रोल डीजल की अगर बात आ रही है, मैंने तो कहा, मैं तो प्राची जी चुनौती दे रहा हूं। 8 साल में किस प्रांत ने बढ़ा दिए जिसके कारण दाम बढ़े? बता दे प्रधानमंत्री जी। दाम तो सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए और लाओ ना जीएसटी में। केरला में नहीं कराई क्या वोटिंग? 38 जब काउंसिल की आपकी मीटिंग थी उसमें वोटिंग हुई है साहब। ठीक है, ये इसके पीछे आर्गुमेंट के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। बिल्कुल अभय दुबे जी, चूंकि समय खत्म हो रहा है, आपने चुनौती दी है गौरव भाटिया को, सरकार में है, जवाबदेही उनकी बनती है, तो जरा उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, जरा ये जान लेते हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए
इन्होंने ये नहीं बताया 2006 से उसके साथ 2014 दीजिएगा। 8 साल अच्छा मुद्रा स्वामीनाथन जी गौरव की भाटिया रिपोर्ट जी, पे प्लीज बीच में ना बोले। प्राची जी शांत करा मुद्रा योजना जब आप बोलेगी एक तब और मैं जवाब बोलूंगा। दीजिएगा। तू मैं रोज मैं आखिरी घबरा गए क्या? घबरा मुद्रा गए? योजना में घबरा गए? आखिरी प्रश्न बोलिए घबरा गए तो फिर मैं समय दे दूंगा। नहीं आपको इतना आखिरी। समय मिला, आप अभय भूल जी, गए। देखिए, आप राहुल गांधी अभय जी, के मुद्रा योजना आप भूल गए क्या पूछना है? मुद्रा योजना में अब सुनिए। 28 करोड़ वोट प्लीज शांत 50,000 रुपए से अभय नीचे जी, गौरव अभय भाटिया जी, अभय जी, इसमें देखिए काफी बकोले वक्त का आपको तेला दिया है और नहीं आप ही के लगता है। गलत बात। आप ही के 32 सवाल है, करोड़। विपक्ष में हैं आप, आपके सवालों के जवाब सरकार से ही लेंगे। उनको जवाब देने दीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। गौरव भाटिया। धन्यवाद। प्राची जी देखिए, हमने ये कहा 2006 से 2014 तक इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिश थी एमएसपी को 1.5 गुना करना, वो नहीं किया, स्वीकार लिया क्योंकि इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और इन्होंने हलफनामा बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 2015 में दिया। प्राची जी जो निर्णय 1.5 गुना करने का हुआ वो तो 2015 के बाद हुआ है। मतलब सरकार ने मुश्किल मानी हुई चीज को भी करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी बात, ये वैट के आंकड़े नहीं लेके आए हैं लेकिन दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान पेट्रोल पे वैट है 29 रुपए, महाराष्ट्र में है 32 रुपए, उत्तर प्रदेश में है 16 रुपए 50 पैसे, उत्तराखंड में 14 रुपए 91 पैसे। ठीक है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आधा वैट लगा रही हैं भाजपा शासित राज्यों की सरकारें और कांग्रेस वाली लूट रही हैं। ठीक है। गौरव जी, आपके पास भी आंकड़ों की कमी नहीं है। अभय दुबे जी, आपके पास भी आंकड़ों की कमी नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगी। लंबी चर्चा चल सकती है इस डिबेट पर क्योंकि दोनों के पास अपने अपने आंकड़े हैं और दोनों ही अपने अपने आंकड़े रख रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।